वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम जो आजकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की भू राजस्व प्रणालियाँ या भू राजस्व नीतियों के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने जो सबसे पहला जो प्रयास पढ़ा अंग्रेज़ों का, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उठाया था, और वो था स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसका लक्ष्य क्या था, इसके गुण हम लोग पढ़ चुके थे। दोषों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके क्या हानियाँ या इसके दोष थे। उसमें मैंने 2-3 पॉइंट आपको समझाए थे। एक तो ये बताया था कि आरंभ में ज़मींदारों के लिए ये हानिकारक सिद्ध हुई, और इसमें किसानों के हितों की अवहेलना हुई, और सरकार को आर्थिक हानि हुई, क्योंकि सरकार की आय तो निश्चित हो गई, लेकिन वो आय कम थी समय के साथ, जो कि रिवाइज होनी चाहिए। जो जैसे आप ये देख लीजिए कि मान लो कोई नौकरी करता है। जब वो कोई नौकरी करता है तो जैसे जिस समय वो नौकरी करता है उस समय तनख्वाह कुछ होती है। उसके कुछ सालों के बाद आप देखते हो कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि टू बी एट पार विद सॉरी टू बी एट पार विद द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है। तो इसी तरह से सरकार की आय जो है निश्चित तो हो गई, लेकिन वो बढ़ी नहीं, तो इससे सरकार को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। दूसरी बात ये कि इससे एक और समस्या का जन्म हुआ, और वो थी अनुपस्थित जमींदारी, एब्सेंटली लैंडलॉर्डिज्म। ये क्या था? देखिए, जब समय के साथ साथ कृषि की उन्नति हुई तो प्रारंभ में जमींदारों की आय में बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, दे बिकेम वेरी रिच, और जमींदार अपने गांव छोड़कर शहर में रहने लग गए और विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। दे स्टार्टेड लिविंग ए लग्जूरियस लाइफ। और अब उन्होंने अपनी भूमि को किसके हाथों छोड़ दिया? उन्होंने अपनी भूमि को अपने मध्यस्थों के हाथों सौंप दिया, या बिचौलिए या कारिंदे, कुछ भी कह लीजिए। यानी कुछ लोगों को तनख्वाह पर रख लिया कि हम तो शहर में रहेंगे, तुम हमारी जमीन गांव में संभालो, तुम किसानों से कर उगाओ। यानी उन्होंने अपने भूमि का जो प्रबंध था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अपने कारिंदों के हाथों में सौंप दिया। अब ये कारिंदे क्या करते थे? ये अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों का शोषण करते थे। इस प्रकार जहां जमींदार तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं किसानों की जो दशा थी वो अत्यधिक शोचनीय होगी, क्योंकि अब वो बिचौलियों के हाथ लग गए। ठीक है, वो उनका शोषण करने लगे। पहले जमींदार किया करते थे, जमींदार शहरों में चले गए। शहरों में जाने पर जो गांव में जो उनका जो कार्य था, उन्होंने अपने कारिंदों को सौंप दिया, लेकिन वो कारिंदे भी अब किसानों का अत्याचार करने लगे। एक इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि अन्य वर्ग के लोगों पर करों का ज्यादा बोझ पड़ गया। कैसे? आप जानते हो कि सरकार की आय निश्चित हो गई, लेकिन सरकार की आय बढ़ी नहीं। अब बढ़ती कैसे? जब स्थायी बंदोबस्त है, यानी परमानेंट सेटलमेंट, जब सेटलमेंट ही परमानेंट है, तो 1 लाख रुपए मान लो एक खेत से लिए जाने हैं, वो 1 लाख रुपए 10 साल तक 1 लाख रुपए रहेंगे, चाहे पैदावार कितनी बढ़ जाए। ठीक है, तो सरकार को लाभ नहीं हो पा रहा था ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रतिवर्ष उनको घाटा हो रहा था उसको पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने गैर कृषक वर्गों पर भी तरह तरह के भारी कर लगा दिए, जो कि सरासर अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्रवाई थी। तो स्पष्ट है कि स्थायी बंदोबस्त, जहां इसके कुछ लाभ हुए प्रारंभ में, वहां हानिकारक भी सिद्ध हुआ। और पर्सिवल स्पीयर, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके विचार से हम सहमत हैं कि हालांकि स्थायी प्रबंध में व्यापक त्रुटियां थी, परंतु फिर भी इसने गांवों में शांति व्यवस्था तो स्थापित कर दी और सरकार को स्थिरता प्रदान की। सरकार को तो स्थिरता प्रदान कर दी इसने, कंपनी की आय निश्चित होगी। हालांकि इसमें त्रुटियां रही, वो हमने सब पढ़ी। ठीक है,
तो ये बात थी स्थायी बंदोबस्त के बारे में। इसके बाद आज एक और हम लैंड एवेन्यू सेटलमेंट ले लेते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में 3 है लैंड एवेन्यू सेटलमेंट्स, एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी प्रथा और एक महलवाड़ी प्रथा। तो आज रैयतवाड़ी प्रथा हम शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि ये जो स्थायी बंदोबस्त थी ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में लागू की गई 1793 में। 1792 की बात है, एक कैप्टन रीड था और एक था मेजर मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो, सॉरी नॉट मेजर, थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 में मद्रास के बड़ा महल जिले में सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की थी, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ होता है किसान, ऐसे याद रखना है आपको। ये सरकार और किसानों का सीधा समझौता था, इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं थी। There was no one in between. The government used to take taxes directly from the peasants. ठीक है, यानी सरकार किसानों से सीधे तौर पर कर लिया करती थी। पहले तो जमींदारों के माध्यम से ले रही थी। आपने देखा स्थायी बंदोबस्त में क्या था। स्थायी बंदोबस्त में इंटरमीडियरीज थे, यानी जमींदार के रूप में, लेकिन इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। ये व्यवस्था जो है, पहले तो मद्रास में, सही मायनों में अगर हम देखें तो ये व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1820 में जब वो गवर्नर बना ना मद्रास का, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मद्रास का जब वो गवर्नर बना थॉमस मुनरो 1820 में, तब उसने इस प्रणाली को मद्रास प्रांत में, पूरे मद्रास प्रांत में लागू किया। पहले केवल बड़ा महल क्षेत्र में लागू किया था, ये मद्रास के बड़ा महल क्षेत्र में लागू किया था पहले 1792 में। लेकिन जब वो थॉमस मुनरो 1820 में मद्रास का गवर्नर बना, तब उसने ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको समूचे मद्रास में लागू किया और बाद में बंबई में भी इस प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और रैयतवाड़ी प्रथा बंबई और मद्रास में लागू की गई थी। मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जमींदारों को भू राजस्व की व्यवस्था देने की बजाय या जमीन देने की बजाय इन्होंने किसानों से ही सीधा समझौता कर लिया। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। एक तरह से भू राजस्व के लिए भी सरकार सीधे किसानों से ही समझौता इसमें करती है। हालांकि भू राजस्व की दरें तो ऊंची होती हैं, दैट कुड वेरी फ्रॉम 1/3 to 1/2, यानी 33% से लेके 50% तक वेरी करता था। भू राजस्व की दरें तो निश्चित रूप से ज़्यादा हैं, या इसे हम 45 से 55% भी कह सकते हैं। मतलब रफली ये रहता था कि 45 to 55% जो है टैक्स के रूप में किसानों को देना होता था। प्रमुख प्रावधान क्या थे? सबसे पहले कि जमींदारों के स्थान पर सीधे किसानों के साथ लगान देने के विषय में सरकार द्वारा समझौते किए गए। दूसरी बात यह कि किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। भू राजस्व की जो दर है उसका निर्धारण प्रति एकड़ की उपज के आधार पर किया गया। भूमि का वर्गीकरण उसके उपजाऊपन के आधार पर किया गया, यानी उसकी ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। लैंड वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फर्टिलिटी। जो उर्वरक शक्ति थी किसी भूमि की, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। और रैयत के साथ किए गए समझौते को 20 या 30 वर्ष बाद भूमि की उपज के आधार पर मूल्यांकन करके परिवर्तित किया जा सकता था। इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता था। और जब तक किसान निश्चित लगान या राजस्व अदा करता रहेगा सरकार को, तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, यानी भूमि से उसे निकाला नहीं जाएगा।
और जो बिना सिंचाई वाली भूमि थी उसके लिए अलग जो है रेट्स निर्धारित कर रखे थे। और इसमें यह भी प्रावधान था कि मौसम के बदलाव के अनुसार किसानों को लगान में छूट दी जा सकती थी, लेकिन ऐसी छूट जो है वो सिंचाई वाली भूमि की 1/3 और मतलब सिंचाई वाली भूमि में 1/3 हो सकती थी, और बिना सिंचाई वाली भूमि में उसके रेट अलग होते थे। और थोड़े समय के बाद जो है ना, लगान जो था वो उसकी वसूली पूर्ण रूप से नकद के रूप में की जाने लगी। पहले तो क्या था कि इट कुड बी पेड इन काइंड और कैश, यानी अनाज के रूप में भी दे सकते थे किसान, और नगद के रूप में भी। फिर बाद में जो है ना, इसको नगद के रूप में ही लिया जाने लगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि ये कारण क्या थे, क्यों लागू किया गया? भाई परमानेंट सेटलमेंट भी तो लागू किया था। तो एक तो बात यह है कि बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था उसको आप देखिए कितने साल हो गए थे तब तक, उसको लगभग 27 साल हो गए थे, और दोष उसके सामने आने लगे थे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के दोषों से परेशान होकर ही अंग्रेजों ने फिर एक नई व्यवस्था का इजाद किया, और वो थी रैयतवाड़ी प्रथा। और राज्य के सीधे लगान प्राप्त करना, राज्य के द्वारा किसानों से सीधे लगान प्राप्त करना जमींदारों के माध्यम से लगान प्राप्त करने की बजाय अधिक लाभप्रद साबित हुआ। ये भी कारण था कि एक तो देखो, सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए टैक्स। ठीक है, अब टैक्स के लिए वो कहती है जमींदार को, जमींदार कहता है किसान को, किसान फिर जमींदार को देता है, जमींदार फिर सरकार के पास जमा करवाता है। इससे बढ़िया जिससे टैक्स लेना सीधा उसी से टैक्स ले लो, कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये जो है ज्यादा लाभप्रद लगा सरकार को। और वैसे भी जो मुनरो जिसकी हम बात कर रहे हैं, थॉमस मुनरो, वो जमींदारों या ठेकेदारों का एक अलग वर्ग बनाने के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि इस तरह का जमींदार या ठेकेदार कोई अलग वर्ग बने। और मद्रास सरकार, जहाँ पर सबसे पहले ये लागू की गई थी, उसने ये अनुभव किया कि जैसे जैसे कृषि का विस्तार होगा उसी तरह से फिर सरकार को भी इसमें लाभ होगा। जैसे जैसे कृषि मतलब व्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे सरकार इससे लाभान्वित होगी। और एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मद्रास प्रांत में इतने बड़े जमींदार नहीं थे जैसे कि बंगाल में, कि जिनके साथ समझौता किया जा सके। बाकी इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसके प्रभाव जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।